दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति हरीश जी की है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो आइए आज हम यह कहानी हरीश जी के दृष्टिकोण से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आप सभी हमारी कहानियां तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्हें लाइक और शेयर करना अक्सर भूल जाते हैं। तो कृपया आज की इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम लें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं। आपने अब तक कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी आज की यह कहानी आपको जरूर रोंगटे खड़े कर देने वाली लगेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा और आपका यह रिश्ता और भी मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। पहाड़ों में रात की बस चलाने का सबसे खतरनाक हिस्सा लोग क्या मानते हैं? सड़क। लेकिन वो गलत है। असल खतरा खामोशी है। वो खामोशी जो दो मोड़ों के बीच पसरी होती है। वो खामोशी जो सिर उठाकर चलती है जब तुम्हारी हेडलाइट धुंध को चीरती है और इंजन एक थकी हुई लोरी जैसा गुनगुनाता है। वो खामोशी जिसमें तुम्हें वो आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जो वहां होती ही नहीं। पिछले 15 सालों से मैं हल्द्वानी से रानीखेत की रात की बस चला रहा हूं। इतना वक्त काफी है यह जानने के लिए कि कौन से मोड़ पर जंगली सूअर निकल सकता है और किस मोड़ के पीछे ऐसा गड्ढा है जो मानो किसी की खुली कब्र हो। काफी है यह समझने के लिए कि कौन सा मुसाफिर अपने गंतव्य के बारे में झूठ बोल रहा है, और इतना जरूर है कि कब कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसका भी एहसास हो जाता है। उस रात सब कुछ अजीब था। कुछ तो गड़बड़ थी। सितंबर का महीना था। मानसून लौटने ही वाला था, लेकिन बादल अभी भी मोड़ी थे। मैंने डिपो की कैंटीन में अपनी शाम की चाय खत्म ही की थी कि मिश्रा जी, रजिस्टर बाबू, ने मुझे इशारा किया। हरीश भाई, वो गले पर हाथ फेरते हुए बोले, 9:30 वाली रानीखेत रूट तुमको लेनी पड़ेगी। भूपेंद्र नहीं आया, बीमार है शायद। मैंने भौहें चढ़ाई। उस रात मेरी छुट्टी थी। नैनीताल में बेटी के स्कूल में कुछ काम था, लेकिन बहस बेकार थी। जब सरकारी बस चलाते हो तो शेड्यूल ही मालिक होता है। कंडक्टर कौन? मैंने पूछा। नया लड़का है, नाम राजू। थोड़ा सुस्त है लेकिन मेहनती दिखता है। मैंने लंबी सांस ली। नए कंडक्टर अक्सर झंझट होते हैं। टिकट में देर, पैसे में गलती और हर स्टॉल पर लड़कियों से बतियाने की आदत। फिर भी मैं चुपचाप चल पड़ा, बस नंबर यू के 04 A196 की ओर। पुरानी मशीन थी, रंग उतर चुका था, खिड़कियां हिलती थीं और स्टीयरिंग ऐसे कांपता था जैसे बुखार में कोई कंपाता हो। लेकिन भरोसेमंद थी। हम 10 मिनट लेट निकले, जैसा अक्सर होता है। शुरुआत में सिर्फ 8 मुसाफिर थे। एक औरत और उसका बच्चा जो खैर ना जा रहे थे, 2 कॉलेज के लड़के जो कानों में ईयरफोन ठूंसे बैठे थे, एक बूढ़ी अम्मा जो शॉल में लिपटी थी, और 3 मजदूर जिनसे बीड़ी और पसीने की मिलीजुली बदबू आ रही थी। मैंने सीखा है कि रात की बसों में ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। लोग कई वजहों से सफर करते हैं, कभी मातम, कभी मनमुटाव, कभी डर। हमने हल्द्वानी से चढ़ाई शुरू की। बस का इंजन थकी हुई लोरी सा गुनगुना रहा था। राजू टिकट काटने लगा। मैं सड़क पर नजरें गड़ाए रहा। एक काली रिबन जैसी सड़क जो अंधेरे पहाड़ों में कहीं खो रही थी। जोलीकोट पार करते ही जंगल घना हो गया। पेड़ दोनों तरफ से झुककर मानो झांक रहे हों। हेडलाइट की रोशनी में उनकी परछाइयां हिलती तो लगता जैसे कुछ सरक रहा हो। धुंध धीरे धीरे चुपचाप खिसकती चली आई। करीब 10:45 बारिश की बूंदें गिरने लगी, और फिर भूतिया मोड़ के पास, जहां अक्सर लैंडस्लाइड होती है, राजू ने मेरे कंधे पर थपथपाया। भैया रुकें क्या? आगे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। सच में एक औरत खड़ी थी, सड़क के किनारे एक चीड़ के पेड़ के नीचे, लाल साड़ी में, न छाता न शॉल, बस चुपचाप खड़ी थी। मैंने गाड़ी स्लो की। देखो, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पहाड़ी लोग हर बार बस स्टॉप पर खड़े नहीं होते। कभी कभी तो जंगल की छाया से निकलकर हाथ हिला देते हैं, जैसे भूत बस पकड़ना चाहते हों। लेकिन उसके साथ कुछ अलग था। उसने हाथ नहीं हिलाया, वो हिली भी नहीं, बस खड़ी रही,
नंगे पांव गीली मिट्टी पर हमें घूरती हुई। मैंने बस रोकी। वो धीरे धीरे चढ़ी, एक शब्द भी नहीं बोला। राजू ने पूछा, मैडम कहाँ जाना है? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनना मुश्किल था। आखिरी गांव। राजू ने पलकें झपकाई। कौन सा गांव मैडम? कोई जवाब नहीं। वो सीधी गई और बस के आखिरी सीट पर बैठ गई, खिड़की के पास, हाथ गोद में, सर झुका हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो हिली तक नहीं, बहुत ज्यादा शांत। हमने फिर से सफर शुरू किया। कहीं दूर बादल गरजे, वाइपर चीखे, धुंध और गहरी हो गई। राजू फिर मेरे पास आ गया। भैया देखा आपने? क्या वो भीगी नहीं है? मैंने उसे देखा। क्या मतलब? बाहर से आई बारिश हो रही है, पर उसकी साड़ी एकदम सूखी है, जैसे कभी भीगी ही ना हो। मैंने कुछ नहीं कहा, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। राजू ने और धीरे कहा, और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। फिर हम दोनों ने लंबा सन्नाटा ओढ़ लिया। पहाड़ों की बसें चलाते हुए एक चीज सीख ली है, सन्नाटा सबसे बड़ी सुरक्षा है। कभी कभी सवालों से अच्छा होता है चुप रह जाना। लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जान चुका था, उस रात जो आखिरी सवारी छड़ी थी, वो सवारी नहीं थी, कुछ और था जो मेरी बस में सवार हो गया था। और वो उतरने वाली नहीं थी। उसके बस में चढ़ते ही हवा बदल गई थी, सर्द हो गई। लेकिन ये वो ठंड नहीं थी जो बारिश से भीगे कपड़ों या पहाड़ी हवा से होती है। ये कुछ और थी, जैसे किसी बंद अंधेरे कमरे में कोई प्राचीन चीज तुम्हें घूर रही हो। वैसी ठंड। मैं मुनस्यारी की बर्फ में बस चला चुका हूं, अल्मोड़ा के जमे हुए पुल पार कर चुका हूं, लेकिन ऐसी सर्दी जो हड्डियों में उतर जाए, आज तक कभी महसूस नहीं की। बस आगे बढ़ती रही। मैंने खुद को सड़क पर केंद्रित रखने की कोशिश की। इन पहाड़ों में ब्लाइंड मोड और खाइयां आम हैं। एक जरा सी गलती और पूरी बस किसी बिस्किट के डिब्बे की तरह खाई में लुढ़क जाती। लेकिन फिर भी मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी। वो अब भी वैसी ही बैठी थी, जैसे मूर्ति हो, खून सी लाल साड़ी में, लंबे काले बाल कंधे से नीचे लटके हुए, हथेलियां गोद में खुली हुई, जैसे किसी चीज के गिरने का इंतजार कर रही हो। करीब 11:15 पर हम क्वारा पुल पर पहुंचे, एक तंग पुल जिसकी अपनी डरावनी कहानियां हैं। मैंने गाड़ी धीमी की, हमेशा की तरह। तभी मैंने सुना सांसों की आवाज, ना मेरी थी ना राजू की, पीछे से आ रही थी, भारी, धीमी, जैसे कोई गहरी नींद में हो या कोई मरा हुआ हो। सुना तुमने? मैंने पूछा। राजू ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हाँ, वो बुदबुदाया, जैसे कोई खर्राटे ले रहा हो। मैंने गर्दन घुमाई। बाकी सब यात्री या तो बाहर झांक रहे थे या ऊँघ रहे थे, सिवाय उस औरत के। वो अब भी उसी तरह जमी हुई थी, और वो आवाज उनमें से किसी से नहीं आ रही थी। पुल पार करते हुए मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा ज्यादा दबा दिया। राजू अब मेरे पास बैठा था, निचला होंठ चबाते हुए। मैंने इस सड़क के किस्से सुने हैं, उसने धीमे कहा। ड्राइवर कहते हैं भूतिया मोड़ के पास एक औरत बारिश की रातों में दिखती है, लाल साड़ी में, पलक नहीं झपकाती। कहते हैं अगर तुम बस ना रोको तो वो तुम्हारे साथ साथ चलती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है वो वही है, उसने जोड़ा। मुझे भी, मैंने कहा। कुछ किलोमीटर बाद हम सुयालबाड़ी रुके। ये कोई आधिकारिक स्टॉप नहीं था, बस एक चाय की टपरी, टपकती टिन की छत और एक मरी हुई बल्ब जो मच्छरों से घिरी थी। कुछ यात्री उतरे, किसी ने पेड़ की ओट में जाकर पेशाब किया, लेकिन वो औरत वहीं रही, एक बार भी सिर नहीं उठाया। राजू थोड़ी देर झिझका, फिर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने साइड मिरर से उसे देखा। वो उसकी सीट के पास खड़ा हुआ। मैडम, उसने पूछा, चाय पीना है? 10 मिनट का ब्रेक है। कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं, मानो सांस भी नहीं ले रही थी। राजू कुछ सेकंड अनमना सा खड़ा रहा, फिर वापस आ गया। भैया, उसने कहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपकी। मैंने उसे देखा। खुली थीं? वो घबरा कर बोला, हाँ। और एक बात और, जिस सीट पर वो बैठी थी, वो जब आई थी तो सूखी थी, लेकिन अब गीली है। मेरे गले में खुश्की सी महसूस हुई। पसीने जैसी? नहीं, वो फुसफुसाया। खून जैसी। मैं बस से उतरा नहीं, मैं वहीं बैठा रहा, इंजन चालू रखा, आंखें रियर व्यू मिरर पर खड़ी रहीं। वो अब भी वहीं थी, बस अब उसका सिर थोड़ा सा घूमा था, बस इतना कि मुझे साफ पता चल जाए वो मुझे देख रही थी।
ब्रेक के बाद फिर से सफर शुरू हुआ। बारिश फिर से शुरू हो गई, इस बार तेज। वाइपर लड़खड़ा रहे थे। आसमान में बिजली चमकी जैसे किसी ने कोड़ा फटकारा हो। ढोली गांव के पास मोड़ पर सड़क काफी संकरी हो जाती है। मैंने उसे महसूस किया देखने से पहले, एक सरसराहट, कानों में नहीं मन के अंदर। क्यों डरते हो मुझसे ड्राइवर? मैंने लगभग ब्रेक मार दिया होता। राजू की तरफ देखा, उसने कुछ नहीं सुना था। वो तो खिड़की से बाहर देख रहा था। होंठों से चुपचाप कोई प्रार्थना बुदबुदा रहा था। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। फिर वही आवाज मेरे भीतर गूंजी, तुम मुझे घर ले चलोगे, मना नहीं करोगे? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ सोचा भी नहीं, बस चलाता रहा। हम 2 और स्टॉप पार कर चुके थे। कुछ लोग उतरे। एक आदमी उतरते वक्त उस औरत को घूरता रह गया, फिर कहने लगा, मैं यहीं से पैदल चला जाऊंगा। अब बस में सिर्फ 4 यात्री बचे थे। 4 और वो। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, धुंध और गहरी होती चली गई, जैसे ये पहाड़ किसी को छिपा रहे हों या किसी को दिखने से रोक रहे हों। 12:30 के आसपास नैनी बैंड पार करते हुए राजू ने मेरा हाथ छुआ। वो गा रही है, उसने फुसफुसाया। क्या? सुनिए। मैंने पंखा धीमा किया। वाकई एक धीमी धीमी आवाज, एक लोरी, पुरानी, देसी, जैसी कभी दादी मसाले पीसते वक्त गुनगुनाती थी, लेकिन वो आवाज बस के पिछले हिस्से से आ रही थी, उसके होंठों से। पर एक बात गड़बड़ थी। वो लोरी मेरी मां गाया करती थी, और वो जब मैं 10 साल का था तब मर गई थी। अब हम मझखाली से लगभग 5 किलोमीटर दूर थे। वो खड़ी चढ़ाई जहां मोबाइल सिग्नल मर जाते हैं और वक्त जैसे थम सा जाता है। वो लोरी सिर्फ आवाज नहीं थी, वो याद थी। वो कुछ ऐसा खींच रही थी जो मैंने बहुत गहराई में दबा रखा था। मेरी मां की आवाज, जो कभी हमारे मिट्टी के घर में ऐसे ही गूंजती थी, जब लालटेन धीमी जल रही होती और बरसात छत को पीट रही होती थी। अब वही लोरी उसी लय में, उसी सुर में, उस औरत के होंठों से निकल रही थी। लेकिन ये यादों की मिठास नहीं थी, ये गलत था। वो लोरी अब इस दुनिया में नहीं थी, किसी बचपन की कब्र में दफन हो चुकी थी। उसे अब कोई नहीं जानता, लेकिन वो गूंज रही थी, एकदम उसी सुर में, उसी लय में, एक अजनबी के होंठों से जो लाल साड़ी में लिपटी थी। मैंने धीरे से रियरव्यू मिरर को झुकाकर देखा। वो वहीं बैठी थी, वही मुद्रा, वही खुली हथेलियां गोद में, वही खून सी लाल साड़ी। बस फर्क इतना था, अब उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। लोरी गा रही थी, उसकी आंखें खुली थीं, काली, सूनी, अनंत। न पलक झपकती, न उनमें कोई जीवन था। लेकिन फिर भी वो मरी हुई भी नहीं लगती थी। अगले मोड़ पर जब हेडलाइट्स उसकी तरफ पड़ी, मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा, और मैं कसम खाता हूं, उसके बगल की खिड़की में उसकी कोई परछाई नहीं थी, कुछ भी नहीं। राजू, मैंने कहा, अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए, आजा, सामने बैठ जा। उसने कोई बहस नहीं की। अब तक उसके अंदर का हौसला टूट चुका था। मुझे लगता है, वो बुदबुदाया, पीछे देखे बिना, वो इंसान नहीं है। मैं चुप रहा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। करीब 12:50 हम एक छोटे से सड़क किनारे मंदिर के पास से गुजरे। एक पीपल के नीचे भगवान हनुमान की मूर्ति थी, नारंगी रंग में रंगी हुई और हमारी हेडलाइट में हल्का चमकती हुई। जैसे ही मंदिर पार हुआ, एक गर्म लहर सी बस में भर गई, जैसे किसी ने लगेज डब्बे में आग लगा दी हो। हवा अचानक सूखी हो गई। मेरी गर्दन पर पसीना छलक आया। राजू हकबकाया, ये क्या हो रहा है? मैंने नीचे देखा। डैशबोर्ड की रुद्राक्ष की माला से धुआं उठ रहा था। जली नहीं थी, बस धुआं, पतले पतले धागे जैसे उठते हुए हवा में लहराते। मैंने उसे पकड़ना चाहा, पर जैसे उंगलियां जल गई हों। वो माला उबलते पानी में डुबोई गई हो, ऐसी गर्म थी। राजू चीख पड़ा, भैया पीछे देखो। मैंने आंखें उठाकर मिरर में देखा। वो खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे आगे आ रही थी, हर कदम धीमा, ठोस। उसका सिर नहीं हिल रहा था, पांव की कोई आवाज नहीं थी। वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी। नंगे पैर फर्श पर ऐसे सरक रहे थे जैसे हवा में लहर हो। रास्ता लंबा लगता था, जैसे समय खिंच गया हो। वो सोते हुए यात्रियों के पास से गुजरी, कोई हिला तक नहीं। ना उसकी साड़ी फड़फड़ाई, ना पायल ने आवाज की। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, बस की छत की लाइटें एक एक करके झपकने लगी, फिर बुझ गईं। राजू ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। भैया बस मत रोकना, कुछ भी हो जाए,
बस मत रोकना। मैंने वैसा ही किया, पर बस खुद ही रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट बुझ गई, फैन भी चुप। अब बस एक आवाज थी, बारिश की बूंदें छत पर धीरे धीरे गिरती हुई, जैसे किसी के नाखून धीरे धीरे दस्तक दे रहे हों। हम जंगल के बीच फंसे थे, दोनों ओर घना अंधेरा, ना नेटवर्क ना कोई ठिकाना। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। फिर घुमाई, अब भी नहीं। राजू ने अपने होंठों से कोई मंत्र जपना शुरू कर दिया। पीछे से एक डरावनी चुप्पी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वो हमारे ठीक पीछे खड़ी थी, बस कुछ कदम दूर, गलियारे के बीच में, सिर थोड़ा झुका हुआ। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था, आंखें खोखली, चेहरा फटी हुई दही जैसा सफेद। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो चुका था, कोने ऐसे फटे थे जैसे अंदर कुछ ऐसा हो जो अब छुपाया नहीं जा सकता। उसके गले में कुछ हिल रहा था, कुछ रेंग रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम मेरा स्टॉप मिस कर चुके हो। उसकी आवाज एक नहीं थी, दो थी, एक मुलायम, दूसरी गुर्राती हुई। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे जमे थे जैसे वो मुझे हकीकत से जोड़े हुए थे। फिर उसने धीरे से एक हाथ उठाया और बाहर की ओर इशारा किया। बाहर सिर्फ धुंध थी, पेड़ थे। नहीं, मैंने बमुश्किल फुसफुसाया, मैं बाहर नहीं जा रहा। तुम पहले ही जा चुके हो, उसने कहा। तुम्हें बस याद नहीं है। और फिर वो मुस्कुराई और सब कुछ काला पड़ गया। एक पल को, या शायद एक मिनट के लिए, मुझे लगा जैसे मैं गिर रहा हूं, ठंडी हवा में, खामोशी में, ऐसी यादों में जो मेरी थी ही नहीं। एक जंगल, एक चीख, एक आग, लाल साड़ी में एक औरत, अंधेरे में नंगे पांव भागती हुई। और फिर मेरी आंख खुली, बस फिर से चल रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, सड़क सूखी थी। राजू मेरे पास बैठा था, अकड़ा हुआ, खोया हुआ, लेकिन बस में कोई मुसाफिर नहीं था। सभी गायब थे, एक भी सीट भरी नहीं थी, सिवाय सबसे पीछे वाली के। वो फिर से वहीं बैठी थी, वही लाल साड़ी, वही झुका हुआ सिर, जैसे कभी हिली ही ना हो। मैंने उससे नहीं पूछा कि अब कहां जाना है। मैं जानता था, मैं पहले ही उस ओर जा रहा था। जहां भी वो जगह थी, इंजन ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई ब्लैकआउट, ना कोई मंत्र, ना कोई ऐसी औरत जिसका मुंह इंसानी चमड़ी से कहीं ज्यादा चौड़ा हो। लेकिन मैं जानता था, मैंने असली खराब होती बसें देखी हैं। ये वैसा नहीं था, ये उसकी मर्जी थी। वो चाहती थी कि मैं फिर से बस चलाऊं, और मैं वही कर रहा था। राजू मेरे पास जमकर बैठा था, सामने देखता हुआ। ना पलक झपक रही थी, ना कोई बात। उसके एक हाथ की पकड़ इतनी कस गई थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। मैंने उसे टोकना जरूरी नहीं समझा, मैं नहीं टोक सकता था। उसके साथ कुछ हो गया था, कुछ ऐसा जो बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर कहीं झंग की तरह पलता है। पेड़ पीछे भागते जा रहे थे, काले और हरे रंग की लकीरों की तरह। सड़क सांप जैसी खींचती जा रही थी, मोड़ हमारी हेडलाइट में पिघलते जा रहे थे। पर पीछे की सीटें अब भी खाली थीं, जो असंभव था। मुझे ठीक ठीक याद है, हल्द्वानी से 8 यात्री चढ़े थे। 2 भीमताल से पहले उतर गए, एक चाय ब्रेक पर, मतलब 5 बचे थे। तो बाकी 4 कहां गए? ना किसी ने उतरने की बात की, ना बस रुकी, ना कोई चीखा, ना कोई गायब हुआ। लेकिन अब वो थे ही नहीं। करीब 1:40 बस थोड़ा उतराव लेने लगी। द्वारा हाट के पास, जहां लंबे देवदार दोनों तरफ खड़े रहते हैं, जैसे कोई चुपचाप पहरेदार। यहीं मैंने पहली हंसी सुनी, ज्यादा तेज नहीं, ना ही खुश, एक सूखी सी हंसी, जैसे कोई अकेले में किसी निजी मजाक पर मुस्कुरा दे। राजू का शरीर झटका खा गया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। मैंने खुद को मजबूर किया पीछे देखने के लिए। वो अब भी वहीं बैठी थी, सबसे पीछे, सिर झुका हुआ। लेकिन अब उसके पास कोई बैठा था। वो आदमी मुझे याद नहीं कि कभी बस में चढ़ा हो। वो एक मर्द जैसा दिख रहा था, चौड़े कंधे, ड्राइवर की वर्दी जैसी वर्दी पहने, पर उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उस पर कोई कोहरा पोत दिया गया हो। ना आंखें, ना मुंह, बस एक चलता सा आकार। और वो उसके बहुत पास बैठा था, इतना पास जैसे उसका ही हिस्सा हो। मैंने घबराकर स्टीयरिंग को थोड़ा झटका दिया, सड़क पर दोबारा ध्यान दिया, बस हिली। राजू चौंक गया और डैशबोर्ड पकड़ लिया। तूने देखा? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस एक डरी हुई, रूंधी हुई आवाज में वो बोला, मुझे लगता है अब हम उन मुसाफिरों को बैठा रहे हैं जो जिंदा नहीं हैं। कुछ ही मिनट बाद
वो बूढ़ी अम्मा जो हल्द्वानी से छड़ी थीं, जो भारी शॉल ओढ़े थीं, हाथ पकड़े गलियारे से लड़खड़ाते हुए आगे आईं। मेरा दिल धड़क उठा। मैं तो समझा था वो कहीं उतर चुकी हैं। उन्होंने सामने वाले खंभे को थामा और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें डरी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। ड्राइवर साहब, मैं उतरना चाहती हूं। मैंने भौहें चढ़ाई। पर यह आपका स्टॉप नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा। मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। कुछ गलत है। वो गुनगुना रही है। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फुसफुसाते हुए कहा, अगले ढाबे पर रोकेंगे? थोड़ा संभाल लीजिए खुद को। वो फिर से बैठने मुड़ी, लेकिन उससे पहले पीछे देखती हुई बोली, उसे मेरे पीछे मत आने देना। मुझे नहीं पता ये मेरी कल्पना थी या सच, लेकिन मुझे सुनाई दिया, धातु पर नाखूनों की खुरच खुरच, जैसे लंबे उंगलियां बस की दीवारें सहला रही हूं। आखिरकार हम एक ढाबे पर पहुंचे। धीमी रोशनी वाला, एक टिमटिमाता बल्ब, कुछ खड़ी जीपें और आधा सोया हुआ चाय वाला। बूढ़ी अम्मा दौड़कर उतरी। एक मजदूर भी भागा, लेकिन जैसे ही वो रोशनी के किनारे पहुंचे, अम्मा ने मुड़कर बस की तरफ देखा और चीख पड़ी, उसे उतरने मत देना। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। लाल साड़ी वाली अब वहां खड़ी थी, अब भी बस के अंदर, लेकिन उसकी नजर अम्मा पर जमी थी और वो मुस्करा रही थी। एक चौड़ी, असंभव, गैर इंसानी मुस्कान। मैंने झट से दरवाजे बंद कर दिए। वो हिली तक नहीं, बस मुड़ी और धीरे धीरे फिर से अपनी सीट की ओर लौट गई। राजू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बस घबराहट थी। मुझे लगता है वो किसी को उतरने नहीं देना चाहती। नहीं, मैंने कहा, वो सिर्फ एक चीज चाहती है। राजू ने पूछा, क्या? घर तक की सवारी। लेकिन अगर उसका घर कोई गांव नहीं है तो? अगर उसका घर कोई कब्र है? अगर मैं पहले ही उसकी दुनिया में दाखिल हो चुका हूं और मुझे अब तक पता ही नहीं चला? बाकी मुसाफिरों ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो बस जम गए, जैसे मूर्तियां, जैसे किसी चीज को सुन रहे हों। लेकिन मुझे नहीं, उसे, क्योंकि वो गुनगुनाहट फिर लौट आई थी और इस बार हर कोई उस धुन को पहचानता था, यहां तक कि राजू भी। रात की बस चलाते चलाते आप एक चीज सीख जाते हो, आईने से ज्यादा अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा करना। आईने झूठ बोलते हैं, खासकर जब आपके साथ कोई और भी सफर कर रहा हो जो इंसान ना हो। उस रात जब हमने वो बुझा बुझा ढाबा पीछे छोड़ा, मेरी अंतरात्मा चीख रही थी, तेज चला, पीछे मत देख, पल के मत झपका। आगे की सड़क पहाड़ को काटकर बनी थी, संकरी, घुमावदार, एक चूक और सीधे खाई में। लेकिन मैंने एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया। मुझे उस जंगल से निकलना था, उस धुंध से, उसके असर से। जो मुसाफिर बचे थे, 2 मजदूर और एक ईयरफोन वाला लड़का, अब एकदम शांत थे, न सो रहे थे न जाग रहे थे, बस जमे हुए, जैसे उनकी आत्माएं कहीं और भटक रही हों। राजू भी अब वैसा नहीं रहा था। वो खिड़की के बाहर देख रहा था, धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था, ऐसे जैसे कोई डरा हुआ बच्चा प्रार्थना कर रहा हो। और वो औरत अब भी सबसे पीछे, या कम से कम आखिरी बार जब मैंने देखा था तब तक वहीं थी। फिर लाइट्स छपकने लगी। शुरुआत छोटी थी, बस एक पल के लिए ऊपर की ट्यूबलाइट बंद हुई। फिर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, गुनगुनाहट। पर इस बार वो औरत से नहीं, बस की वायरिंग से, एक गहरी कांपती हुई सिसकी जैसी, जैसे बस खुद दर्द में कराह रही हो। और फिर एक एक कर लाइटें बुझने लगी, ठप ठप ठप। हर बल्ब बुझा, हर कोना अंधेरे में डूबता गया, सिर्फ सामने वाला हिस्सा रोशन बचा था। मैंने अपनी नजरें सामने जमाए रखी, पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर कुछ विंडशील्ड पर चमका, जैसे किसी ने भीतर से भीगी उंगलियों से कांच पर कुछ खींचा हो। मैंने अपने बाजू से पोंछा, धुंध और फैल गई, लाल। गला सूख गया। खून नहीं, ताजा नहीं, सूखा हुआ, जैसे बरसों से चिपका हो। मैंने फिर ध्यान से कांच देखा और उस लाल धब्बे में एक हाथ की छाप थी, छोटा हाथ, बच्चे का, उंगलियां फैली हुई, जैसे डर के मारे कांच पर जोर से मारा गया हो। मैंने जबरदस्ती गले में उठती उल्टी को रोका। राजू, मैंने फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। मैंने उसे हल्के से छुआ। वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरा दिल थम गया। उसकी आंखें ऊपर को पलटी थीं, सिर्फ सफेदी, और मुंह खुला था, जिससे काली गाढ़ी तरल बूंद उसकी ठोड़ी से टपक रही थी। मैंने ब्रेक मारे, बस चीखती हुई रुकी। गीली सड़क पर पहिए फिसले। मैंने उसका कंधा झंझोड़ा।
राजू। वो पलकें झपका कर जागा, फिर मुझे देखा, डरा हुआ। क्या? हम कहाँ हैं? मैंने चारों तरफ देखा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम फिर से उसी मोड़ पर थे, भूतिया मोड़, वही जगह जहां वो औरत पहली बार बस में चढ़ी थी। मैंने घड़ी देखी, 2:17। असंभव, हम इस मोड़ को 1 घंटे पहले पार कर चुके थे। मैंने पीछे देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस फिर से भर गई थी, हर एक सीट भरी हुई, पर यात्रियों से नहीं, छायाओं से। आकृतियां धुंधली, स्याह, इंसानों जैसी, मगर पूरी नहीं। सब सीधे बैठे थे, सब मुझे देख रहे थे। यहां तक कि वो बच्चा जो तीसरी पंक्ति में बैठा था, जो कभी बस में चढ़ा ही नहीं था, उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं और उसके हाथों में कुछ था, एक इंसानी दांत। मैं जड़ हो गया। फिर वो औरत फिर से उठी, धीरे धीरे आगे आई। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया, नीचे की ढलान की ओर। ऑफ रोड, जंगल के भीतर नहीं, मैंने जोर से कहा। हम हाईवे पर ही रहेंगे। उसने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। लाइट्स फट गईं। अचानक अंधेरे में मैंने सब कुछ सुना। कपड़ों की सरसराहट, हड्डियों के छटकने की आवाज, किसी बच्चे की हंसी, और उसकी आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग के अंदर, तू तो कब का रास्ता छोड़ चुका है, बस अब तक नीचे नहीं देखा। मैंने देखा, सामने विंडशील्ड के बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ पेड़, टहनियां और एक लकड़ी का पुराना बोर्ड जो आधा पत्तों में दबा हुआ था। उस पर लिखा था, बांसवाड़ा वन में आपका स्वागत है, अंधेरा होने के बाद प्रवेश निषेध। मैंने ये रास्ता कभी नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं बहुत अंदर तक आ चुका था और पीछे अब बस में सिर्फ एक मुसाफिर बचा था, आखिरी वाला। मुझे याद नहीं कि कब हाईवे छोड़ा, लेकिन हम यहीं थे, पहिए गीले पत्तों और टहनियों को कुचलते हुए। हेडलाइट्स उस रास्ते को काट रही थीं जहां पेड़ बहुत पास झुक आए थे। जंगल खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश, ना हवा, ना कीड़े मकोड़े, बस की धीमी घिसटती आवाज, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और मैं कसम खाता हूं, अपनी बेटी की कसम, अब मैं एक्सीलरेटर दबा भी नहीं रहा था। राजू, मैंने फुसफुसाया, तू मेरे साथ है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया, आंखें चौड़ी थीं। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मुझे लगता है वो जानती है। राजू ने नहीं पूछा। कौन? वो जानता था। लाल साड़ी वाली औरत वापस अपनी सीट पर थी, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, थोड़े ऊपर लटक रहे थे, कुछ इंच, बस हवा में तैरते हुए। उंगलियां नीचे की ओर मुड़ी हुई, बिल्कुल स्थिर, और नीचे कोई परछाई नहीं। मैंने मुंह फेर लिया। गलती, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा दिखा जो नहीं दिखना चाहिए था। एक और जोड़ी टांगे, उसकी नहीं, नंगी, मर्दानी, बालों से भरी हुई, उसकी सीट के नीचे से निकली हुई, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई आदमी वहां लेटा हो, छुपा हो। पर कैसे? वहां तो जगह ही नहीं होती। नीचे तो सिर्फ लोहे की फ्रेमिंग और इंजन के हिस्से होते हैं। फिर भी मैंने देखा। मैंने हेडलाइट्स बंद कर दी, बस को नहीं रोका, सिर्फ लाइट्स बुझाई। अचानक अंधेरा। राजू कराह उठा, भैया ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन मुझे कुछ देखना था, और जैसे ही हमारी आंखें अंधेरे में ढली, वो पैर गायब हो गए। सिर्फ उसके नहीं, सभी के, हर परछाई, हर आकृति गायब, जैसे वो बस तभी मौजूद होती हो जब रोशनी उन्हें छूती हो। मैंने लाइट्स फिर से जला दी, बस फिर से भर गई थी, पर इस बार कुछ और था। यात्री बैठे थे, पर उनकी गर्दनें मुड़ी हुई थी, आंखें गायब, मुंह खुले हुए जैसे किसी मौन चीख में जमे हों, और हर एक की नजर सामने थी, सीधे मुंह पर। मैंने ब्रेक मारे, बस झटके से रुकी। छत पर कुछ गिरा, डीली चीज नहीं थी, कुछ रेंग रहा था। राजू अपनी सीट से कूद पड़ा। मैं उतर रहा हूं, वो चीखा, दरवाजे की तरफ भागा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, बाहर मत जा, हम कहीं जंगल के बीच में हैं। वो छटपटाने लगा, डरा हुआ, पागल सा। वो यहां है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बस कराह उठी, जैसे वो भी चाहती हो कि हम उतर जाएं। अचानक लाइट्स फिर से बुझ गईं, पर पूरी तरह नहीं। इस बार बस एक अजीब सी नीली रोशनी से नहाई हुई थी, चांदनी जैसी। हालांकि हम घने जंगल के नीचे थे, और उस ठंडी अनजानी रोशनी से पदचिन्ह उभरने लगे, एक एक कर, गीले नंगे पांवों के निशान। सबसे पीछे की सीट से शुरू हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो निशान उसकी माप से मेल नहीं खाते थे, छोटे थे,
बच्चों जैसे, लेकिन तेज। टप टप टप, गलियारे में नीचे भागते हुए, जैसे कोई अदृश्य बच्चा हमारी तरफ दौड़ रहा हो। राजू चीख पड़ा। मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, कुछ नहीं, फिर घुमाई, फिर भी नहीं, फिर बस घिसी आवाजें, क्लिकिंग। बस ने चलने से इनकार कर दिया, लेकिन पद चिन्ह आते रहे। अब वो रो 6 में थे, फिर रो 5, और फिर वो रुक गए, बिल्कुल हमारे पास। मैंने ना तो देखा, न ही सांस ली, और न ही पलकें झपकाई। फिर मैंने सांस की आवाज सुनी, ना मेरी, ना राजू की, बल्कि किसी और की, जो ठीक हमारे बीच में था। घिसटती हुई सांस, भारी, गीली, थरथराती हुई, और फिर एक बच्चे की आवाज। तुमने उसे देखा ना? बस का केबिन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे में एक चेहरा, सफेद, सड़ा हुआ, मुंह काले धागे से सिला हुआ, और उसके पीछे वो लाल साड़ी वाली औरत, उसके ऊपर झुकी हुई, हाथ में एक लंबी चमकती हुई चांदी की सुई। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर बैठा रहा, मिनटों तक, घंटों तक, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो राजू जा चुका था। बस गायब, ना चीख, ना कोई आवाज, ना दरवाजा खुला, बस शून्य। और उसकी सीट पर लाल साड़ी का मोड़ा हुआ पल्लू पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो गर्म था, गीला था, और उसकी गंध जले हुए मांस जैसी थी। अब मैं अकेला था, मैं, ये बस, और वो, हमेशा वही। मैंने राजू को आवाज नहीं दी। क्या फायदा, वो लौट कर आने वाला नहीं था। और अगर कहीं वो अब भी जिंदा हो, कहीं उसी जंगल में भटका हुआ, तो भी मैं उस बस से बाहर कदम नहीं रखने वाला था। न उस जंगल में, न उसके इलाके में। मैं फंस चुका था, और दिल के किसी कोने में मैं जानता था, ये सिर्फ बस नहीं थी जिसमें मैं कैद था। उसने मुझे फंसाया था, पूरा का पूरा। सड़क, अगर अब उसे सड़क कहां जा सकता था, एक कच्चे पत्थरीले रास्ते में बदल चुकी थी। शाखाएं बस की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे किसी ने पंजे निकाले हों। इंजन एक धीमी, थकी हुई गुर्राहट में चल रहा था, जैसे वो भी आगे नहीं जाना चाहता। फिर भी बस चलती रही, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। अब मैं स्टीयरिंग नहीं घुमा रहा था, ना एक्सीलरेटर दबा रहा था। मैं बस वहां बैठा था, स्टीयरिंग को इस तरह थामे हुए जैसे वही मेरी आखिरी ढाल हो। और तभी धुंध के उस पार लालटेनों की मध्यम रोशनी, एक गांव, जंगल के बीचों बीच। ना कोई बोर्ड, ना कोई बिजली का खंभा, ना कोई रास्ता जो वहां आता या जाता दिखे। बस लकड़ी की कुछ झोपड़ियां, चारों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई। ऐसे पेड़ जो किसी भी नक्शे से कहीं ज्यादा पुराने लगते थे। वो गांव वहां नहीं होना चाहिए था, कभी था ही नहीं। ना मेरे किसी रूट पर, ना किसी पहाड़ी रास्ते पर जिसे मैंने कभी पार किया हो। लेकिन अब वो मेरे सामने था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। बस ने खुद ब खुद रफ्तार कम की और गांव के किनारे पर आकर रुक गई। वो फिर खड़ी हुई, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के, सांप की तरह, जैसे कोई फन उठाता हो, और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, शायद रोक भी नहीं सकता था। वो दरवाजे पर रुकी और पहली बार उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बहुत ज्यादा साफ। उसकी त्वचा ऐसे झूल रही थी जैसे जली हुई कागज की परतें। आंखें खाली कुओं जैसी, जिनमें अंधेरे का पानी भरा हो। उसके होंठ ऐसे मुड़े हुए थे कि समझ नहीं आया वो मुस्कुरा रही थी या दर्द में थी। और फिर उसने कहा, एक आवाज में जो मरे हुए पेड़ों से होकर गुजरती हवा जैसी थी, हम घर आ गए हैं। वो बाहर उतर गई। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, धुंध थोड़ी सी हट गई। मैंने राजू को पुकारा नहीं, क्या फायदा था, वो लौट कर आने वाला नहीं था। और अगर कहीं जिंदा भी था तो मैं उस बस से बाहर नहीं निकलने वाला था, न उस जंगल में, न उसके इलाके में। मैं फंस चुका था, और अब तो मुझे यकीन था ये सिर्फ बस नहीं थी जिसमें मैं कैद था, बल्कि वो खुद मुझे अपने जाल में खींच चुकी थी। सड़क अब संकरी होकर एक कच्चे रास्ते में बदल गई थी। डालियां बस की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे वो मुझे भीतर खींच लेना चाहती हूं। इंजन अब एक गहरी भारी आवाज में गुर्राने लगा, जैसे उसे भी आगे बढ़ने में डर लग रहा हो। लेकिन फिर भी वो चलता रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अब मैं बस स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, ना गाड़ी चला रहा था, ना ब्रेक दबा रहा था। बस बैठा था,
जैसे कोई कठपुतली। और फिर धुंध के उस पार नजर आए कुछ दिए, मध्यम नारंगी रोशनी, एक गांव जंगल के बीचों बीच। कोई बोर्ड नहीं, बिजली के खंभे नहीं, रास्ता नहीं, बस कुछ लकड़ी की झोपड़ियां पेड़ों से घिरी हुई जो किसी भी नक्शे से पुराने थे। वो गांव वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। बस धीरे धीरे रुक गई अपने आप। गांव के किनारे वो फिर से उठ खड़ी हुई, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई शब्द बोले, सांप की तरह सीधी और दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, मैं शायद रोक ही नहीं सकता था। वो दरवाजे पर रुकी और पहली बार उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, इतना साफ कि डर लगने लगे। त्वचा जली हुई कागज जैसी लटक रही थी, आंखें काले कुओं जैसी जिनमें कोई अंत नहीं, होंठ टेढ़े, हंसी या दर्द का फर्क करना मुश्किल। और फिर उसने कहा, घर आ गए। एक आवाज में जैसे सूखे पत्तों से हवा गुजर रही हो। वो नीचे उतरी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, धुंध थोड़ी सी हट गई और तब मैंने उन्हें देखा। गांव वाले कतारों में खड़े हुए, मर्द, औरतें, बच्चे, सबके कपड़े पुराने, फटे हुए, सब चुप, सब उसे देख रहे थे। हर एक की आंखें हल्के से चमक रही थीं और हर किसी के शरीर से कुछ न कुछ गायब था। किसी की आंख नहीं थी, किसी का हाथ, किसी का आधा चेहरा, जैसे सब भयानक मौत मरे हों और उन जख्मों को पहचान की तरह पहने हों। वो उनके बीच से गुजरी, सीधे गांव के बीच में, जहां एक जला हुआ मकान खड़ा था, काली लकड़ी, गिर चुकी छत। वो उसके दरवाजे पर रुकी, एक आखिरी बार मेरी ओर मुड़ी और फिर वो अंदर चली गई और गायब हो गई। गांव वाले नहीं हिले, बस मुझे घूरते रहे। मैं वहीं जम गया, ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ, इंजन अब भी हल्का सा घर रहा था। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, सफेद लंबी दाढ़ी, एक हाथ कोहनी तक नहीं। वो बस के दरवाजे तक आया और बोला, तुम्हें उसे यहां नहीं लाना चाहिए था। मैं चौंका। क्या? उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। वो तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रही थी। तुमने वो रास्ता ले लिया जो तुम्हारा नहीं था। मेरे होंठ सूख चुके थे। उसने मजबूर किया। मुझे पता भी नहीं था कि यह जगह असली है। कोई नहीं जानता, उसने कहा, जब तक बहुत देर ना हो जाए। फिर वो रुका, स्टीयरिंग की ओर देखा। अब निकल जाओ, इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले। मैंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया, ना किसी से पूछा, ना पीछे देखा। बस स्टीयरिंग पकड़ा और रिवर्स में गाड़ी घुमा दी। सड़क बदल चुकी थी, अब बस एक ही रास्ता था, नीचे उतरने वाला। ना सवाल, ना शीशा, ना रुकना। मैं तब तक नहीं रुका जब तक गांव, धुंध और वो साए पेड़ों में गुम नहीं हो गए। और जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, उसकी सीट खाली थी। आखिरकार, या मुझे ऐसा लगा। जब तक मैंने खिड़की के शीशे पर देखा, जहां वो बैठती थी, वहां उकेरा हुआ था एक शब्द, वेट, इंतजार। 2 हफ्तों तक मैंने बस को हाथ नहीं लगाया, डिपो नहीं गया, मिश्रा जी के कॉल नहीं उठाए, अपने हल्द्वानी वाले एक कमरे के फ्लैट में बंद रहा। पर्दे खींचे, टीवी बंद, फोन साइलेंट पर। ना ढंग से खाया, ना सो पाया, क्योंकि जब भी आंखें बंद करता वो दिखती थी, न चलती हुई, बस इंतजार करती हुई, मोड़ पर खड़ी, भीगी हुई लाल साड़ी में, काली गहरी आंखें, गोद में रखे हुए हाथ। घर आ गए, उसने कहा था, और फिर भी जंगल अब भी पीछे नहीं छूटा था। 15वें दिन परिवहन विभाग ने मेरे घर एक कांस्टेबल भेजा। उसने नोटिस पकड़ाकर कहा, तुम्हें फिर से ड्यूटी पर बुलाया गया है, ड्राइव करो या इस्तीफा दो। मैंने कागज देखा, वही रूट, हल्द्वानी से रानीखेत, रात 9:30, वही पहाड़, वही रात। मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था, कागज जलाकर फेंक देना चाहिए था, लाइसेंस फाड़ देना चाहिए था, शहर छोड़ देना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। क्यों? शायद क्योंकि मैं अब समझ चुका था, मैं उस रास्ते से कभी लौटा ही नहीं था। रात को डिपो पहुंचा, बाकी ड्राइवर मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। सहानुभूति नहीं, दूरी, जैसे उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, जैसे कुछ छूत की बीमारी साथ ले आया हूं। मिश्रा जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वही चाबी पकड़ाई, यू के 04 A196, वही पुरानी बस, रंग उखड़ा हुआ, टायर थके हुए, मेरे जैसे। 9:25 पर मैं फिर से ड्राइवर सीट पर था। राजू अब नहीं था, नई कंडक्टर आया था, समीर नाम का लड़का, जवान, हंसमुख, ढेरों सवालों वाला।
मैंने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए, बस सही वक्त पर रवाना हुए। शुरुआत में सब सामान्य लगा। यात्री बातें कर रहे थे, इंजन की हल्की घर्राहट, दूरी में बरसात। लेकिन जैसे ही हम जोलीकोट के बाद चढ़ाई पर पहुंचे, फिर वही सन्नाटा। वो सन्नाटा जो सिर्फ शांत नहीं होता, वो सुनता भी है। और तभी जैसे ही धुंध ने रास्ता घेरा, समीर बोला, भैया आगे कोई खड़ा है। मैं नहीं देखना चाहता था, लेकिन देखा, और वहीं थी वो, उसी पेड़ के नीचे, उसी लाल साड़ी में। ना हाथ हिला रही थी, ना बढ़ रही थी, बस इंतजार कर रही थी। इस बार मैंने ब्रेक नहीं मारा, नहीं, मैंने दांत भींच लिए और बस चलाता रहा। जब हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, और पहली बार वो मुस्कुराई, धीमी समझदार मुस्कान। और फिर उसने मेरा नाम लिया, हरीश। कोई और नहीं सुन पाया, सिर्फ मैंने सुना, और मुझे कसम है उसके होंठ हिले तक नहीं थे। फिर भी वो आवाज आई, जैसे वो मेरे कान में नहीं, मेरे दिमाग में गूंजी हो। मैंने स्पीड बढ़ा दी। समीर बोला, वो कौन थी? मैंने कहा, कोई नहीं, लेकिन मैं जानता था मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर देखा, पीछे वाली सीट खाली नहीं थी। मैंने बस नहीं रोकी, ना उसका नाम पूछा, ना पीछे मुड़ा, लेकिन मैं जानता था वो फिर से थी। और इस बार वो सिर्फ रास्ते की आत्मा नहीं थी, उसने मुझे चुन लिया था। रात 2 बजे के आसपास बस रानीखेत पहुंची। यात्री उतर गए, समीर भी बुदबुदाते हुए। आज बस कुछ ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैं वहीं बैठा रहा जब तक आखिरी यात्री नहीं उतरा। फिर धीरे से पीछे मुड़ा। बस खाली थी, वो नहीं थी, लेकिन कुछ था। एक महक, जले हुए चंदन की और मिट्टी तेल की, और पीछे की उस सीट पर जहां वो हमेशा बैठती थी, एक गुच्छा बाल, काले, चमकते, गीले, लाल धागे से बंधा हुआ था वो गुच्छा। उसी रात मैं टूट गया। अब और नहीं छुपा सकता था, अब और ये बहाना नहीं बना सकता था कि ये सब महज इत्तेफाक है। अगली सुबह मैं निकला ड्राइवर नदीम भाई को ढूंढने। एक पुराने जमाने के ड्राइवर, 10 साल पहले रिटायर हो चुके थे। कहते हैं एक बार भवाली रूट पर उन्हें कुछ ऐसा हुआ था कि बस वहीं छोड़कर नंगे पांव जंगल से लौट आए। कभी नहीं बताया क्यों। मैं काठगोदाम में उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोलने तक नहीं दिया। बस एक सवाल किया, तूने उसे देखा? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने बीड़ी का एक लंबा कश लिया। तू तीसरा है, उन्होंने कहा। उनके मुताबिक ये हर 10 साल में होता है। हर बार एक नया ड्राइवर, हर बार वही रास्ता, हर बार बरसात, और हर बार वही लाल साड़ी वाली औरत। वो इंतजार करती है, उन्होंने कहा, हमेशा उसी मोड़ पर, भूतिया मोड़। न हाथ हिलाती है, न आंख झपकाती है, बस देखती है। मैं थोड़ा और झुककर बोला, क्यों, कौन है वो? वो मुझे लंबे समय तक घूरते रहे, फिर धीमे से बोले, उसका नाम नीलम था, बंसवाड़ा गांव की स्कूल टीचर थी। मेरी रूह कांप गई। वो नाम, वो गांव जिसका मैंने उस मनहूस रात से पहले कभी नाम तक नहीं सुना था, अब वो इसे ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी पुराने जख्म की तरह। फिर उन्होंने बताया, 10 साल पहले वो भी एक नाइट बस में चढ़ी थी, अकेली, देर रात, जोर की बारिश हो रही थी। ड्राइवर महेश नशे में था। उसने शॉर्टकट ले लिया जंगल के बीच से। बस फिसल गई, रास्ते से नीचे जा गिरी। वो बच गई थी, लेकिन पीछे छूट गई। महेश डर गया, रिपोर्ट तक नहीं की, भाग गया। जब मदद पहुंची, वो रुके। 2 हफ्ते बाद मिली उसकी लाश, जली हुई, आधी जानवरों ने खा ली थी, एक पेड़ से बंधी हुई थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, गला सूख गया था। वो बोले, अब हर 10 साल में वो एक नए ड्राइवर के साथ चलती है, उसे चुनती है, फिर वो रास्ता दिखाती है और याद दिलाती है। क्या? मैंने पूछा। कि उन्होंने उसे मरने दिया था। मैं उठकर चलने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया। तू उससे बच नहीं सकता, उन्होंने कहा। एक बार वो तुझे चुन ले तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? वो लंबी सांस लेते हुए बोले, जब वो अपनी मंजिल मांगे तो पहुंचा देना, वरना वो तुझे ले जाएगी। उस रात मैं ड्यूटी पर नहीं गया, लेकिन सो भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी खिड़की के बाहर मैंने फिर से हेडलाइट्स देखी और एक औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई, इंतजार करती हुई, हमेशा की तरह। उसके बाद मैंने हर तरीका आजमाया। बरेली से एक पंडित बुलाया, रामपुर से मौलवी, नैनीताल से एक क्रिश्चियन पास्टर,
यहां तक कि अल्मोड़ा से गुजर रहे एक तिब्बती लामा तक को। मैंने सबको आधी सच्चाई बताई, इतनी कि पागल लगूं लेकिन खतरनाक नहीं। हर किसी ने अलग शब्दों में एक ही बात कही, तुम उसके साथ कुछ ले आए हो। किसी ने मुझे धागा दिया बांधने को, किसी ने राख दी बस पर मलने को, एक ने तो नींबू में 7 कीलें ठोंक कर कहा इसे स्टीयरिंग के नीचे रखो। लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि तब तक वो सिर्फ बाहर नहीं रही थी, अब वो मेरे अंदर थी। मैं सड़क पर चलता और दुकानों के शीशों में उसका अक्स दिखता, मेरे साथ नहीं, मेरे बदले। मेरा चेहरा एक पल को उसका बन जाता। कभी कभी मैं अपनी ही त्वचा को छूता, ठंडी, भीगी, नरम, जैसे डूब चुकी हो, सड़ चुकी हो। और रात में जब भी मैं नींद में डूबता, मैं आग देखता, लपटें उसकी साड़ी को चाटती, उसके पैरों को निगलती। वो चीखती थी बिना आवाज के। फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने रूट बदला। काशीपुर से दिल्ली, समतल रास्ता, कोई जंगल नहीं। पहली 2 रातें कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात वो छड़ी यमुना ब्रिज पर न चलते हुए सीधे आखिरी सीट पर बैठी मिली। सभी यात्रियों ने कहा कोई छड़ा ही नहीं। एक और बार मैंने एक प्राइवेट शादी की बस चलाई। दूल्हे का परिवार, हंसी, शोर, मिठाइयों की महक, सब कुछ ठीक था जब तक मैंने साइड मिरर में उसका हाथ नहीं देखा। बस के किनारे पर घिसटता हुआ, लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और त्वचा जो जोर से पिघल रही थी। मैं लगभग गाड़ी पलट ही देता। परिवार को लगा मैं नशे में हूं। अगले दिन निकाल दिया गया। तभी मुझे समझ आया, ये रास्ते का साया नहीं है, ये मेरा साया बन चुकी है। एक दोपहर हार मानकर मैं फिर पहुंचा नदीम भाई के पास। सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनते रहे, सिर हिलाते रहे। जब मैंने पूछा क्या कोई रास्ता है इसे खत्म करने का, उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर कहा हाँ। मेरे सीने में एक उम्मीद की लौ जली। पर फिर उन्होंने कहा या तो तू मरे या वो तुझे माफ करे, जो पहले हो जाए। मैं हंसा। हंसी इसीलिए नहीं आई कि बात मजेदार थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर कुछ टूटने लगा था। मैंने 2 हफ्ते बसों से दूरी बना ली। सोचा शायद मैं ठहर जाऊं तो वो मुझे भूल जाए। लेकिन एक रात फोन आया। एक प्राइवेट ऑपरेटर की कॉल थी। स्टाफ की कमी थी। हल्द्वानी से गैरसैंण तक एक शादी की बस चलानी थी। पैसों की जरूरत थी। हाँ कह दिया, गलती हो गई। ठीक रात 11:57 हम क्वारब पुल के पास रुके चाय के लिए। मैं चाय का घूंट ले ही रहा था, तभी मेरी नजर बस पर पड़ी। वो खड़ी थी अंदर, मुझे विंडशील्ड से घूर रही थी, मुस्कुरा रही थी। जब मैं वापस ड्राइवर सीट पर लौटा, हर यात्री सो रहा था, मुंह खुले हुए, आंखें उलटी हुई, जैसे जम चुके हों, सिवाय उसके। अब वो मेरे ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी, झुकी हुई, धीरे से कान में फुसफुसाई, चल हर्ष चल, मैं तुझे सच्चाई दिखाती हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, ना पलकें झपकाई, बस स्टीयरिंग पकड़ा और एक्सीलरेटर दबा दिया। मुझे याद नहीं मैं कब जंगल की ओर मुड़ा, ना ही ये कि कब हाईवे छोड़ दिया। बस एक पल मैं मुख्य सड़क पर था और अगले पल फिर उन्हीं पेड़ों के बीच, वही जंगल, वही कोहरा, वही मौत सी चुप्पी। बस वैसे ही चल रही थी जैसे उसे रास्ता याद हो, जैसे ये सब पहले हो चुका हो। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर मैं उसे पकड़ नहीं रहा था। जमे हुए थे, पत्थर जैसे, और मेरे ऊपर किसी और की उंगलियां, ठंडी, पतली, धुंधली, सफेद। मैंने बगल में देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी आवाज मेरे कान में थी, मैं तुझे दिखाती हूं जो तूने भुला दिया है। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, कोई असर नहीं, पैडल हिला तक नहीं। मैंने इग्निशन घुमाने की कोशिश की, चाबी ही नहीं थी, बस एक खाली छेद। अब मैं नहीं चला रहा था, वो चला रही थी मेरे जरिए। बस मुड़ी बाईं ओर, फिर दाईं ओर, रास्ते जिन्हें मैं नहीं जानता था, या शायद कहीं अंदर मैं जानता था, बहुत गहरे दफन कहीं। शाखाएं कांच पर थपथपाई, जली हुई कपड़े की बदबू फिर लौटी, और उसके साथ वो लोरी। इस बार पीछे से नहीं, मेरे मुंह से आ रही थी। मेरे अपने होंठ वो लोरी गा रहे थे। मैं रोकना चाहता था, अपनी जीभ काट लेना चाहता था, जबड़ा भींचना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अब खुद अपने शरीर में यात्री था। और तभी हेडलाइट्स में कुछ आया सामने। एक घर, जला हुआ, गिरा हुआ, आधी राख से ढकी हुई, आधी बेलों से लिपटी। मैंने उसे पहचाना। मैंने उसे अपने सपनों में देखा था।
वही घर, उसका घर, वो जो उस गांव में था, लेकिन अब गांव में नहीं था। सड़क के बीचों बीच खड़ा था, इंतजार करता हुआ। बस वहीं रुक गई और तभी दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ठंडी हवा अंदर घुस आई। फिर मैंने सुने कदमों की आहट, कई कदम, धीरे धीरे, नंगे पांव, गीली मिट्टी पर थप थप की आवाज। मैं पलटा। अब जाकर मैं हिल पाया और मैंने उन्हें देखा। सभी यात्री जिन्हें मैंने खो दिया था। राजू, वो बूढ़ी औरत, वो लड़का जो ईयरफोन लगाए बैठा था, यहां तक कि वो आदमी जो काठगोदाम से चढ़ा था 10 रात पहले और बीच में ही गायब हो गया था। सभी वहीं थे, बस की गैलरी में खड़े, मुझे घूरते हुए, उनके मुंह खुले हुए, आंखें खाली, लेकिन उनके शरीर गल चुके थे, जैसे कई दिन पहले मर चुके हों। एक एक करके वो दरवाजे की तरफ बढ़े, बाहर गए, उस जले हुए घर में दाखिल हो गए। ना कुछ बोले, ना पीछे मुड़े, बस अंदर चले गए, जैसे अब वहीं उनके घर हो। और फिर वो उठी, बस की सबसे पीछे वाली सीट से, हाथ जोड़े हुए, चेहरा शांत, धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार वो गायब नहीं हुई, ना कोई डर दिखाया, ना कोई मुस्कान, बस आकर कंडक्टर की सीट पर बैठ गई और बोली, अभी सब खत्म नहीं हुआ है हरीश। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे नहीं पाया, गला सूख गया था। वो और करीब झुकी। अब मैं उसकी महक को साफ साफ महसूस कर सकता था। जली हुई मिट्टी, भीगी हुई देह और कुछ और गहरा, जैसे विश्वासघात की गंध। फिर वो फुसफुसाई, उस रात तूने मुझे छोड़ दिया था, है ना? मैंने मुंह खोला, लेकिन कोई झूठ नहीं निकल सका, क्योंकि अब मुझे याद आ गया था। वो शॉर्टकट जंगल के रास्ते, वो फिसलन भरी सड़क, वो लड़की लाल छतरी लिए बारिश में खड़ी जो मदद की भीख मांग रही थी। कैसे मैंने डर के मारे उसे अनदेखा कर दिया। डरा था लुट जाऊंगा, घेर लिया जाएगा, या बस देर हो जाएगी। और मैं निकल गया। वो पीछे छूट गई। बरसात में अकेली चीखती रही। और 2 हफ्ते बाद जब मैंने सुना कि किसी लड़की की जली हुई लाश गांव के मंदिर के पीछे मिली है, मैंने चैनल बदल दिया और जिंदगी आगे बढ़ा दी। अब वो मेरे बगल में बैठी थी, धीरे से बोली, मैंने तेरा इंतजार किया था। मैं उसकी ओर नहीं देख सका, क्योंकि मैं काबिल नहीं था। बाहर का जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। पेड़ भी अब जैसे भूखे हो गए थे। ना चांदनी, ना पंछी, ना हवा, सिर्फ अंधेरा जो खुद चलता हो। बस आगे बढ़ती रही। मैं कुछ नहीं चला रहा था, अब वो चला रही थी। वो औरत जिसे मैंने छोड़ दिया था, अब मुझे घर ले जा रही थी। फिर मुझे मंत्रों की आवाज सुनाई दी, धीमी, जैसे कहीं दूर तूफान आ रहा हो। फिर वो तेज हुई। बस के अंदर से, पीछे की सीटों से मैंने पलट कर देखा। सभी भूतिया यात्री, हर चेहरा जो मैंने कभी देखा था, हर एक जिसे मैंने खो दिया था, यहां तक कि वो भी जिन्हें मैंने कभी ठीक से देखा तक नहीं, सब लौट आए थे। सब सड़ चुके थे, सब एक सुर में झूल रहे थे, आंखें पलटकर ऊपर, मुंह खुले हुए, एक मूक भजन में उसी के लिए। और तब कोहरे के उस पार मुझे कुछ दिखा। एक दरवाजा, लकड़ी का, पुराना, टेढ़ा, और उस पर एक टूटा सा बोर्ड, बड़े नगर जहां भूले हुए इंतजार करते हैं। वो मेरी ओर मुड़ी। यहां रुकना होगा। मैंने सिर हिलाया, बस अपने आप धीमी हुई, दरवाजे के ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजे सिसकारी के साथ खुले। वो उठी, पर उतरी नहीं, बल्कि मेरी ओर देखती रही और बोली, चल मेरे साथ। मैं हिचकिचाया, फिर खड़ा हुआ। महीनों बाद पहली बार मुझे अपना शरीर अपना लगा। मैं उसके पीछे पीछे बस की गैलरी से नीचे उतर गया। मरे हुए शरीरों के बीच से, उस डरावनी गूंज के बीच से, गीली घास पर, पेड़ों के बीच। अब वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान, और उसके बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का कुआं, बेलों से ढका हुआ, मानो फुसफुसा रहा हो, जी रहा हो। वो मुड़ी मेरी ओर। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, बस थका हुआ, और वो धीमे से बोली, कह दो। मैं समझा नहीं। वो पास आई, मेरे हाथ को छुआ। कह दो जो उस रात नहीं कहा था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, और वो शब्द निकले, मेरे मुंह से नहीं, कहीं गहरे से, गुनाह से, याद से, उस हिस्से से जो उसी रात उसी सड़क पर बारिश में उसके साथ छूट गया था। माफ कर दो। जंगल थम गया। ना हवा चली, ना फुसफुसाहटें, ना कोई मंत्र, बस एक खामोशी, एक गूंजती हुई भारी खामोशी। वो मुझे देखने लगी बहुत देर तक, फिर हल्की मुस्कान आई, सच में इंसानी मुस्कान, और बोली,
अब जा सकते हो। फिर वो कुएं के पास गई। एक पैर, फिर दूसरा, धीरे धीरे जमीन में समा गई, जैसे पानी ने उसे गले लगा लिया हो। ना चीख, ना डर, सिर्फ शांति। मैं वहां उस मैदान में अकेला खड़ा रहा। समय का कोई होश नहीं रहा, जब तक पहली सुबह की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नहीं आई। बस वहीं खड़ी थी, खाली, चुप, जैसे अब फिर से जिंदा हो गई हो। उस सुबह मैंने बस को जंगल से बाहर निकाला। ना कोई शॉर्टकट, ना कोहरा, ना कोई फुसफुसाहट, बस इंजन की एक सी आवाज जिस पर अब मुझे भरोसा था। वो वही रास्ता था जो मैंने सैकड़ों बार लिया था, लेकिन अब कुछ अलग लगा। हल्का, शांत, जैसे किसी अदृश्य बोझ से छुटकारा मिल गया हो। मैं हल्द्वानी डिपो पहुंचा सुबह 9 बजे के करीब। वही चाय वाला, वही पार्किंग के लड़के, वही हॉर्न, खांसी और कागजी कपों में चाय की खनक। मैंने बस पार्क की, इग्निशन बंद किया और बस यूं ही बैठा रहा, खाली सीटों को देखता हुआ। ना कोई लाल साड़ी, ना काली आंखें, ना जले हुए शरीर की गंध, बस आम शांत सीटें। समीर कभी नहीं लौटा, उसी रात गायब हो गया जब मैं बड़े नगर में घुसा था। ना कोई सुराग, ना उसका बैग। मिश्रा जी ने कहा, शायद शहर भाग गया होगा, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। पर मैं जानता था सच, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी एक बार में नहीं मिलती। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी, लाइसेंस जमा कर दिया, वर्दी बेच दी और मैदानों में एक शांत जगह पर चला आया। अब मुरादाबाद के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ, जहां हाथ व्यस्त रहते हैं, मन शांत रहता है। कुछ रातें अब भी डरा कर जगा देती हैं, पसीने में भीगा बदन, दिल की धड़कनें तेज, नाक में जले हुए बालों की गंध। लेकिन जब बाहर निकलता हूं और सुबह की धूप चेहरे पर पड़ती है, मैं खुद को याद दिलाता हूं, मैंने माफी मांगी थी। बस वही चाहिए था उसे, ना बदला, ना चीखें, सिर्फ एक चीज जो मैंने उस रात नहीं दी, एक आवाज। फिर भी कुछ रातों में, खास तौर पर जब बारिश होती है, मैं आज भी उसे महसूस करता हूं। टायरों की गूंज, मंत्रों की हल्की प्रतिध्वनि, और कभी कभी जब आसपास कोई नहीं होता, हाईवे के किनारे लाल साड़ी की एक झलक इंतजार करती हुई। अब मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए, उस अगले ड्राइवर के लिए जो शॉर्टकट लेगा, जो सोचेगा कि वक्त जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और जब वो उसे नजरअंदाज करेगा, वो फिर से चढ़ेगी बस में, शांत, सभ्य, और पिछली सीट पर जगह पहले से तय। क्योंकि चाहे तुम कहीं भी जाओ, जितना भी तेज भागो, हम सब एक दिन पहुंचते हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, द लास्ट स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।